तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि अभी हमने पीछे के लेक्चर में देखा है कि हमने बॉडी को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, सीख लिया चार्ज करना। एंड चार्ज करने के बाद बॉडी को स्टोर्ड करना भी सीखा, लाइक कैपेसिटर वगैरह की डिवाइस में। अब जो हमारे पास स्टोर्ड चार्ज है उससे हम चाह रहे हैं कि वो चार्ज फ्लो करके कुछ वर्क करे, एंड वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होने वाला है कि चार्ज फ्लो करेगा एंड फ्लो करने पे कुछ वर्क करेगा, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगेन जैसे कि बोला कि चार्ज के फ्लो ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर एक हाई हाइट से लो हाइट की तरफ फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। एंड जब वो वाटर गिरेगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो बीच में अगर हम कोई टरबाइन लगा के उस पर वर्क करा लें तो वो वाटर का वर्क देखा जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो चार्ज है वो भी वर्क करेगा एंड फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सिमिलरली हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वायर को लेके एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर देना है, और चार्ज ऑटोमेटिकली हायर टू लोअर फ्लो करेगा। एंड लाइक अ वाटर, जैसे हमने यहाँ टरबाइन लगा दें एंड जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो इस पे वर्क करता हुआ जाएगा, एंड दैट इज वर्क डन बाय अ चार्ज। एंड जब चार्ज किसी वायर में फ्लो करेगा लाइक दैट के हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल में यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है, एंड दैट फॉर्म्स अ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन I is equals to Q by T, because electric current denoted by I. तो I is equal to Q by T, इट फॉर्मूला। ऐसा यूनिट देखें, Q को हम बोलते हैं कूलम एंड टाइम का सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, या इसको हम एम्पियर भी कहते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड और एम्पियर। डायमेंशन बात करें तो ये एक फंडामेंटल डायमेंशन में आता है, तो इसकी डायमेंशन हम ए रखेंगे। तो इट इज डायमेंशन इज ए। अगर देखें इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन रहेगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन, सो इट शुड बी वेक्टर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक करंट का जो सम होता है वो वेक्टर सम नहीं होके नॉर्मल इलेक्ट्रिक सम होता है। दैट मीन कि सपोज करें कि दिस वायर से अगर 3 एम्पियर करंट आ रहा है एंड दिस साइड से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो अगर यहाँ से टोटल करंट निकलना है, सो इट इज नॉर्मल सम। नॉर्मल सम मीन्स 3 + 4, दैट मीन्स 7 एम्पियर करंट ही निकलना है। तो दिस इज नॉट अ वेक्टर सम। वेक्टर सम में क्या होता है, अगर हमें सम करना है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। बट अगर हम नॉर्मल करंट को ऐड करें तो एक स्केलर सम हो रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज अ डायरेक्शन, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो एनी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सो नॉट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, इट हैज अ डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटी because it does not follow vector law. Now करंट डेंसिटी क्वांटिटी बनाई कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट की अगर वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा करंट डेंसिटी की टर्म में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हमने देखा, माने कोई वायर है, ये अगर एक वायर सपोज करें, इस वायर में 3 एम्पियर करंट जा रहा है। अभी वायर ये करंट जो था स्केलर इस वजह से हो गया था कि आगे अगर इसमें करंट ऐड होना था तो उसमें एडिशन जो था वो स्केलर सम से हो रहा था। लेकिन अगर नॉर्मली सिर्फ हमें कुछ ऐड नहीं करना है, इस वायर में करंट को देखना है, तो इट हैज अ डायरेक्शन। कि मान लीजिए इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ वैल्यू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सो इट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें करंट को सिर्फ इस पर यूनिट एरिया पे रीड करें, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ करंट डेंसिटी, बिकॉज करंट को सिर्फ इस पर यूनिट एरिया पे ही हमको फोकस करना है, तो इसमें सम का कोई रोल नहीं होगा। और जब सम का कोई रोल नहीं होगा तो स्केलर सम या वेक्टर सम दोनों गेम में नहीं रहते,
तो इसका मतलब अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कितनी करंट है एंड शुड हैव सम डायरेक्शन, इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो करंट डेंसिटी बेसिकली बस आपके लिए करंट की एक वेक्टर वैल्यू को शो करेगा। और करंट डेंसिटी पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे करंट पर यूनिट एरिया। जैसे कि अगर हम इस वायर में देखें तो इस वायर में जो चार्ज पास हो रहा है दैट मीन करंट बना रहा है, तो करंट इस ब्लू कलर के एरिया पे ही अगर हम फाइंड आउट करें, इस ब्लू कलर के एरिया पे ही करंट को फाइंड करें, तो वो ही हमारे पास करंट डेंसिटी कहलाएगा एंड इट इज नोटेड बाय जे। ऐसा यूनिट की बात करें तो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड अगेन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये थोड़ा डिफरेंट करके करंट क्या स्केलर बनने के लिए, और ये करंट की वेक्टर फॉर्म हो गई। अब अगर बेसिक रीजन है कि किसी भी मेटल के अंदर करंट का बेसिक सोर्स या बेसिक रीजन क्या है, तो हमको पता है किसी भी मेटल के अंदर उसका बेसिक रीजन है उसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन जैसे किसी मेटल्स में बात करें, जैसे सोडियम में बात करें, तो इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला है थर्ड शेल में। अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लें, वैलेंस बैंड से बाहर निकाल लें, कंडक्शन बैंड में ले आए, तो ये करंट बनाने में हेल्प करेगा। एंड जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो ये मोशन करेगा, रैंडमली मोशन करेगा हर डायरेक्शन में। एंड जैसे ही हर डायरेक्शन मोशन करेगा, इसी मोशन से हमारे पास करंट फॉर्म होगी। लुक इट हियर, ये इलेक्ट्रॉन से इधर डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहला हमारे पास वर्क है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को इसकी शेल में से बाहर निकालना। इसकी शेल में से बाहर निकालने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड अगर कोई मेटल यहाँ है मेरे पास और इसमें कोई भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी जो है वो रूम टेम्परेचर की इनफ एनर्जी हो जाएगी। यानी कि रूम टेम्परेचर इसको इनफ एनर्जी प्रोवाइड करा देगा कि अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर लेगा बाहर आकर। तो दैट मीन इट इज इनफ एनर्जी for electrons at a room temperature so that it can escape from its valence shell to conduction band and can participate in an electric field। और वेलोसिटी भी इसके पास 10 टू द पावर से 10 की पावर 5 तक रहती है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जब हर एक इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी भी है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज भी है, तो क्या ये करंट फॉर्म करेगा? तो आंसर होगा, क्योंकि करंट के लिए दो कंडीशन थी कि चार्ज हो और मोशन हो विद टाइम, एंड दोनों केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। फिर भी अगर मैं देखूं कि मेरे पास अगर ये आयरन का कोई पीस है एंड देन यहाँ रखा है, रूम टेम्परेचर से एनर्जी मिली, रूम टेम्परेचर की एनर्जी से ये कंडक्शन बैंड में आया और वेलोसिटी मिली, मूव करा, लेकिन अगर करंट चेक करूं तो इस आयरन ने कोई भी यहाँ पे करंट शो नहीं किया, बिकॉज इट डज नॉट गिव एनी शॉक। इवन इस पे मीटर कैलकुलेटर लगा के भी देखें तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है। द रीजन ऑफ नेट करंट इज जीरो बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव तो करे लेकिन सबकी अपनी रेंडमली डायरेक्शन होगी। कोई इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है, कोई लेफ्टवर्ड जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, एंड हर इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए तो वो हमको मिलने वाली है जीरो। दैट इज वाई अगर हम यहाँ से टोटल करंट निकालेंगे, एवरेज करंट निकालेंगे, तो वो भी मिलेगी हमें जीरो। तो इसलिए थर्मल वेलोसिटी कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो थर्मल वेलोसिटी करंट बनाने में हेल्प करे। तो करंट बनाने में हेल्प कब होगा? कि जब इन इलेक्ट्रॉन्स की रेंडमली डायरेक्शन है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर सबकी डायरेक्शन को एक साथ ले लिया जाए, अगर सबको एक ही डायरेक्शन में मूव कराया जाए, तो मे बी के करंट यहाँ से बन सकती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें यहाँ पे इस पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा। जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाते हैं, तो जो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, जिससे इनके पास जो नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आ रही थी वो जीरो ना हो। और जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसकी वेलोसिटी चेंज करते हैं और जो नई वेलोसिटी आती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये इस डायरेक्शन में आ गए। इस डायरेक्शन में आने के बाद जो वेलोसिटी इसकी चेंज हुई, अब ये जो वेलोसिटी है ये कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो पहले इनिशियल वेलोसिटी थी वो कहलाती थी थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी बिकॉज एवरेज उसका हमें जीरो मिल रहा था, बट यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें एवरेज जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, जो कि सम करके यहाँ पे जीरो नहीं देंगे। तो करंट बनाने में हमें कौन सी वेलोसिटी हेल्प करेगी?
दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी रैंडमली डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देना, और नई वेलोसिटी जो गेन मूव करके करता है उसी वेलोसिटी को हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अभी इसका एक डेरिवेशन हम देखेंगे कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टार्टिंग लीज के पास जो वेलोसिटी थी उसे हम माने u, दैट इज अ थर्मल वेलोसिटी, और जो फाइनल वेलोसिटी आई है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि v है। v कब आएगा, जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए हमें यहाँ पे लगाना है इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा QE, एंड फोर्स को अगर ब्रेक करें m से तो इट बिकम QE। सो एक्सेलरेशन यहाँ से अगर सॉल्व करके आएगा, सो दिस इज QE बाय m। ये हर एक इलेक्ट्रॉन बेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा एक एक्सेलरेशन है, और चेक करें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ रहा है QE बाय m। Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ये तीनों वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के लिए सेम रहेगा 1.6 10 का -19। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से हमने लगाया है वो हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सबका सेम है। तो ये एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहेगा। लेकिन इनके पास जो थर्मल वेलोसिटी वो सबकी डिफरेंट हो सकती है टेम्परेचर वाइज। ऊपर वाली सरफेस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से उसका टेम्परेचर की वेलोसिटी अलग होगी। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, so v is equals to v1 is equals to u1 plus a t1। फाइनल वेलोसिटी सबकी ड्रिफ्ट अलग अलग रहेगी। कोई अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उस पर लगने वाला ड्रिफ्ट और बढ़ जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर बिल्कुल इस डायरेक्शन मूव कर रहा था, वो ड्रिफ्ट होके यहाँ से अलग आएगा। कोई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपोजिटली मूव कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ ड्रिफ्ट होके सीधा आना, फिर वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो सभी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग रहने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पे v1 रखा है। इनिशियल भी सबकी डिफरेंट रहने वाली है। एक्सेलरेशन देखा तो सबका सेम है, इसलिए कांस्टेंट है, इसलिए इसको a1 नहीं बोला। टाइम भी, टाइम क्या है कि इसको ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लगा है, तो दैट इज टाइम भी सबका डिफरेंट होगा। अगर हम सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a t2 एंड सो ऑन। अगर हम vn देखें तो हमको मिलेगा un प्लस a tn। लेकिन हमें बात करना है एवरेज वेलोसिटी की, विच इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 एंड डॉट डॉट vn डिवाइडेड बाय n। एवरेज अगर हम इसका निकालें, वैल्यू पुटिंग करें v1 v2 की, तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा, v1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे u1 प्लस at1, v2 का हो जाएगा u2 प्लस at2 एंड डॉट 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 अगर हम un प्लस atn पढ़ें एंड डिवाइडेड बाय n। u को हम एक साथ कर लें तो हमें मिलेगा एक फॉर्मूला u1 प्लस u2 एंड डॉट 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 un। ड्रोमेडा इसके साथ ले गए, प्लस a कॉमन लिया बिकॉज इट इज सेम, t1 t2 एंड डॉट 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 यहाँ पे करा tn एंड डिवाइडेड बाय n। दिस इज द एवरेज टर्मिनल थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज अभी पीछे केस में समझा है कि थर्मल वेलोसिटी का एवरेज हमको 0 मिलने वाला है, प्लस a एज इट इज। टाइम का जो एवरेज होगा यहाँ पे, इस एवरेज को हम यहाँ पे टाउ से दिखाएंगे। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। a का वैल्यू लगाएंगे QE बाई m इनटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, QE बाई m इंटू टाउ। क्यू यहाँ पे अगेन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ यहाँ पे कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। अगर देखें तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करके वापस से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आने में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लग रहा था। उन्हीं टाइम का जो एवरेज टाइम है उसे हम यहाँ पे कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा चेक करें तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस तरह से डिपेंड करेगा, अगर हम देखें टेम्परेचर के साथ रिलेशन, कि अगर कोई कंडक्टर लें उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एंड जब टेम्परेचर बढ़ाया
तो मोशन और फास्ट हो जाएगा, रैंडमली मोशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स के रैंडमली मोशन बढ़ जाता है, रैंडमली मोशन बढ़ गया तो उसको ड्रिफ्ट करने में टाइम कम लगेगा, जल्दी कोलिजन होएगा, ड्रिफ्ट होने में टाइम कम लगेगा। सो दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज करा, ड्रिफ्ट का एवरेज टाइम कम हो गया, दैट मीन टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन टाइम इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। तो रिलैक्सेशन को टाइम का हमें ज्यादातर रिलेशन टेम्परेचर के साथ ही पढ़ना होगा, तो ये रिलेशन आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। अगर डायरेक्टली हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें तो उसका फॉर्मूला था क्यू ई एम अपॉन इंटू टाउ। अगर हम कहें कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, सो व्हाट विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या चेंज आ सकता है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, सो दैट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो भी डिक्रीज। तो मेनली यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड इज रिलैक्सेशन टाइम, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो यानी कि मेनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करी, इलेक्ट्रिक फील्ड और टेम्परेचर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन है, बट बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ इनवर्स है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन दिखाएगी। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे ये याद रखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू में थोड़ी कम रहेगी, 10⁻⁻1 टू -2 रहेगी। तो अगर देखा तो थर्मल वेलोसिटी वैल्यू में बहुत ज्यादा थी, 10⁻3 टू 10⁻4 थी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये करंट बनाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डायरेक्शन में, एवरेज जीरो नहीं है, तो फिर भी ये करंट बनाएगी। थर्मल वेलोसिटी कोई करंट नहीं बनाएगी। अभी हम देखते हैं कि आखिर इसका रिलेशन क्या है करंट के साथ। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट बनाएगी तो देखते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो सपोज अ कंडक्टर in which free electrons moving with drift velocity in a particular directions, let this negative and this positive, so electron move here and L length conductor है जिसका एरिया A है। तो इस पे अगर हमें करंट निकालनी है तो यहाँ पे टोटल चार्ज कंसीडर करना है फर्स्टली। तो माने कि अगर यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, लेट देयर आर n electrons पर यूनिट वॉल्यूम, तो कंसीडर करा कि पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बिकॉज वी नो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर n। तो यहाँ अगर हम बात करें चार्ज की, नहीं पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यहाँ पे लगाते हैं एरिया इंटू लेंथ, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें टोटल मिल गए कंडक्टर के अंदर। नाउ बात करें अगर चार्ज की, तो बिकॉज वी हैव NaL इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज यानी कि Q से कर लें तो हमको मिलेगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू NaL इंटू Q। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज करें E है, इंटू E। नाउ टाइम टेकन to move a charge from one point to another, so it is distance upon speed, time is equal to distance upon speed, that distance is L and speed consider कर ले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी हमारे पास चार्ज आ गया, टाइम आ गया, करंट निकालने का बेसिक फॉर्मूले पे आ जाते हैं, I is equal to Q upon T। तो करंट हमको निकालना है तो फॉर्मूला आ जाते हैं I is equal to Q upon T, Q is the total charge, वैल्यू पुट करते हैं NaL into E, टाइम यहाँ पुट करते हैं, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, ये E है। सो हमारे पास जो करंट बचेगा उसका फॉर्मूला क्या बचा, I इज इक्वल्स टू, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर आ जाएगा तो NaE इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वरना फॉर्मूला हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू NeAVD,
तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट बनाने वाला है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, I इज इक्वल टू एन ई वी डी। इसमें देखते हैं एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, एन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E is the charge of electrons, value you know 1.6 10 की minus 19, तो E यहाँ पर रहेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A यहाँ पर है एरिया ऑफ कंडक्टर, और VD का मीन है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन दोनों में रहने वाला है। अब आगे बढ़े और हमको मिला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने क्लास 10th वगैरह में भी काफी देखा होगा। तो ओम्स लॉ का कहना था कि अंडर अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर वॉल्यूम, तो अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, द करंट फ्लो थ्रू द वायर, तो वायर में जितनी भी करंट फ्लो हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मीन जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। दैट मीन वोल्टेज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, कि करंट और वोल्टेज दोनों प्रोपोर्शनल है। करंट इंक्रीज करेंगे वोल्टेज इंक्रीज रहेगा, या करंट डिक्रीज करेंगे वोल्टेज डिक्रीज रहेगा। तो V अपॉन I का एक कांस्टेंट रहने वाला है, V अपॉन I का रेशियो एक कांस्टेंट रहने वाला है। दिस V अपॉन I का कांस्टेंट रेशियो को इन्होंने कंसीडर किया कि दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। So that means V upon I is equals to R. So we can solve it. V is equals to IR. बहुत से लोग ओम्स लॉ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, V is equals to IR। बट बेसिक ओम्स लॉ ये है कि V upon I is equal to a constant। वायर के लिए ये कांस्टेंट एक रेजिस्टेंस कहलाएगा, सिर्फ वायर के लिए, कंडक्टर के लिए। अभी हर जगह पे ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस ही नहीं कहलाएगा, ये आगे थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में और थोड़ा डिटेल में इसे समझेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो ओम्स लॉ है एक्चुअल V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर इसे सॉल्व करें तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। नाउ बात करते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या, कैसे आएगा। तो अभी हम अगर एक वायर कंसीडर करें, एक वायर के अंदर इंटरनल एटम्स रहेंगे, जो भी उसका अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है। हर वायर में ये अरेंजमेंट ऑफ द एटम नेचुरली होगा, किसी वायर में अलग डिफरेंटली अरेंज्ड रहेंगे, किसी वायर में अलग रहेंगे। लेकिन सपोज करो एक वायर हमने इस तरह से कंसीडर की, अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर मूव कर रहा है, तो जाके कोलाइड करेगा इन एटम से, ये एटम से कोलाइड करेगा, यहाँ से साइड बनेगा, ये एटम से कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करते हुए ये अंदर चलेगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उसी कोलिजन को यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलेंगे, यही रेजिस्टेंस है वायर का। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, के अंदर जो कोलिजन हो रहा है इंटरनल एटम से इलेक्ट्रॉन्स का जब पास आउट करेगा, तो वही इसको लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा। बिकॉज हर एटम्स का अरेंजमेंट, हर मटेरियल का अरेंजमेंट एटम्स का डिफरेंट होगा, तो हर जगह पे ये रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, क्योंकि हर जगह कोलिजन ये डिफरेंट होगा। तो अगर हम समझे रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ेंगे द अपोजिशन, यानी कि ऑब्स्टेकल जो मिल रहा है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो जितना भी ऑपोजिशन मिल रहा है, यानी कि उसके कोलिजन जितना ज्यादा हो रहा है, किसी मेटल में बहुत ज्यादा कोलिजन हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, किसी मटेरियल में कम कोलिजन हो रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। तो हमारे लिए अभी जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर माना जाता है, तो सिल्वर में शायद ये कोलिजन सबसे कम होते हैं, बाकी इंसुलेटर में कोलिजन और बढ़ता रहता है। तो बात करें अगर ये फैक्टर अफेक्टिंग की, तो किसी मटेरियल पे रेजिस्टेंस कितने फैक्टर इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, सोचते हैं। तो अब सपोज करो कि रेजिस्टेंस आपके लिए ऑब्स्टेकल्स है, तो ऐसा सपोज करो कि आप एक रोड है, एक रोड पे आप जा रहे हो, रोड पे चलने की जो आपकी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो तो आपकी करंट के इक्वल होगी।
अभी रॉड में आने वाले ऑब्स्टिकल्स जो हैं, रॉड का ब्रेकर बन जाना, रॉड में गड्ढे आ जाना, ये सारा हमारे लिए कंडीशन ऑफ द रॉड जो है वो हमारे लिए एज अ ऑब्स्टिकल्स का काम करेगा। अगर मेरे रोड में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं तो स्पीड क्या होने वाली है, कम होने वाली है। सिमिलरली अगर वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऑब्स्टिकल ज़्यादा है, तो करंट क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अगर ऑब्स्टिकल्स कम है तो करंट बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि अब एक 5 मीटर का रोड लिया और एक 5 किलोमीटर का रोड लिया, तो अभी मैंने सिर्फ 5 मीटर जाना है और दूसरे केस में जाना है 5 किलोमीटर, तो किस में ऑब्स्टिकल मिलने के ज़्यादा चांस है? तो ऑब्वियसली 5 किलोमीटर में ऑब्स्टिकल मिलने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि रोड लंबा हो गया है तो वहाँ ऑब्स्टिकल मिलने के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए रेजिस्टेंस का अगर फैक्टर देखें तो वायर अगर एक छोटी वायर है और एक लंबी वायर है, तो लंबी वायर में अगेन कोलिजन ज़्यादा होगा, सो दैट्स व्हाई लंबी लेंथ ऑफ द वायर बढ़ने से रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। दैट इज रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा अगर देखें एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर देखें तो अभी हम फिर से रोड पे आ जाते हैं। एक रोड लिया जो हमने थोड़ा नैरो रोड है, पतला रोड है, एक रोड लिया जो कि थोड़ा ब्रॉड रोड है, चौड़ा रोड है। तो अगर कोई बॉडी यहाँ से जा रही है तो कहाँ स्पीड बढ़ने के चांस होंगे? नैरो रोड में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि अगर पतले रोड पे आप जा रहे हो, कोई सामने से आ गया तो वहीं फंस जाओगे। लेकिन नैरो रोड में आपका 4 वे 5 वे अगर हाईवे मिल रहा है तो ऑब्स्टिकल मिलने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि अगर एरिया बड़ा है, ब्रॉड है, तो रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल्स बनने के चांस कम हो गए। तो दैट मीन ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दिस इज 1/A। थर्ड, डिपेंड करेगा नेचर पर। लाइक नेचर में जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो अभी हम देखेंगे किसी मटेरियल में ऑब्स्टिकल ज्यादा है और किसी मटेरियल में नेचुरली ऑब्स्टिकल्स कम है। तो एक नेचर ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे बेस्ट नेचर की वायर हमको सिल्वर मिलेगी, नेचर ऑफ कंडक्टर। एंड फोर्थ इफेक्ट इस पे होने वाला है टेम्परेचर का, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इंटरनल जो एटम्स है उनकी स्पीड बढ़ेगी। इंटरनल एटम्स की स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन फास्ट होगा, कोलिजन फास्ट होगा तो ज्यादा ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, ज्यादा ऑब्स्टिकल मिलेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट हम पे डिपेंड करने वाला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ भी ये डायरेक्टली होगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये 4 फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला है। अगर हम इन 4 फैक्टर्स को देखें तो पहला लेंथ मिल गया जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा एरिया जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वायर मोटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और पतली वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। थर्ड इज नेचर, डिफरेंट डिफरेंट नेचर की वायर पे भी अलग अलग होगा, क्योंकि नेचुरली जो एटम्स अलाइंड है उन्हीं की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। सिल्वर वायर अभी हम नेचुरली मान सकते हैं कि सबसे बेस्ट वायर है फॉर कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द वायर, टेम्परेचर के साथ भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन फास्ट होगा, कोलिजन फास्ट होगा तो हमारा ऑप्टिकल ज्यादा होगा, दैट वाई रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा। अगर हम इन दो फैक्टर्स को अलाइन करें टुगेदर तो हमको एक नया रिलेशन मिलेगा कि आर प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट ले आए तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। दिस कांस्टेंट इज रो, वेयर रो को कहेंगे यहाँ पे कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो कांस्टेंट यहाँ पे माना जाएगा और इसको नाम देंगे आप रेजिस्टिविटी। आप समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो अगेन रेजिस्टिविटी समझने के लिए सांस समझ लेते हैं कि कोई भी एक ह्यूमन है तो ह्यूमन की कुछ कैटेगरीज हो जाती है। ह्यूमंस में एक चाइल्ड भी आता है, ह्यूमंस में एक यंग मैन भी आता है और ह्यूमंस के अंदर एक ओल्ड मैन भी आता है। तो अगर हम बात करें ओल्ड मैन की, तो ओल्ड मैन भी एक ह्यूमन ही है, बट सम कैटेगरी इसमें डिवाइड कर दिया है। जैसे सपोज करो मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया है अबव 60+, तो 60+ को हम अबव को ओल्ड मैन कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं चाइल्ड की कैटेगरी डिसाइड कर दी है कि लेस देन 10 ईयर्स, तो लेस देन 10 ईयर्स का जो ह्यूमन है उसे ही हम
चाइल्ड बोल रहे हैं, और जो अबव 60 इयर्स का ह्यूमन है उसे ही हम ओल्ड मैन कह रहे हैं। तो समझने का यहाँ पर ये है कि ओल्ड मैन एक ह्यूमन ही है, बस एक कैटेगरी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दी। तो रेजिस्टेंस भी एक रेजिस्टिविटी ही है, नो सॉरी, रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस ही है। लाइक ओल्ड मैन जैसे एक ह्यूमन ही है, सेम रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस है। बस एक कैटेगरी यहाँ पे बना दी है कि भाई ओल्ड मैन होने की एक कैटेगरी रहेगी। जैसे यहाँ पे कोई 60 प्लस है, कोई 40 प्लस को आप ओल्ड मैन नहीं बोल सकते, उसके लिए जो कैटेगरी है उसी का कंडीशन को सेटिस्फाई होना है। तो रेजिस्टिविटी भी एक कोई नया क्वांटिटी नहीं है, कोई नई कंडीशन नहीं है, बस रेजिस्टेंस को सम स्पेसिफिक कंडीशन के साथ हम रेजिस्टिविटी पढ़ लेते हैं। तो अभी हम देखें वो सम स्पेसिफिक कंडीशन क्या है। अगर किसी वायर की लेंथ हम 1 मीटर कर दें, किसी वायर की लेंथ अगर हम 1 मीटर कर दें एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो एनी वायर विच हैव अ लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, दैट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कॉल्ड अ रेजिस्टिविटी। तो सेम रेजिस्टिविटी हमारा एक रेजिस्टेंस ही है जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होने वाला है। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से फॉर्मूले में भी अगर पुट करें तो आप चेक कर सकते हो कि लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो आपका ये हो जाएगा रो इंटू लेंथ 1 एरिया 1, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम हो गए। ऐसा यूनिट की बात करें तो यहाँ से पहले फॉर्मूला बनाए, तो आर ए ओवर एल क्रॉस कर दिया। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट रहेगी यहाँ पे मीटर। मीटर टू मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसकी यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। तो यह भी हमने रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा कवर किया। तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों बेसिकली सेम ही है, बस एक कंडीशन के साथ रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टिविटी को पढ़ लेते हैं। अभी देखते हैं ओम्स लॉ का प्रूफ। तो ओम्स लॉ जैसे कि मैंने आपको बताया कि V अपॉन आई आपका एक कांस्टेंट होता है। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि V अपॉन आई कांस्टेंट वैल्यू है तो ये ओम्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो V अपॉन आई कांस्टेंट प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक रिलेशन पे आते हैं जहां हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन पढ़ा था। I इज इक्वल्स टू NEA VD, ये एक हमने एक रिलेशन पढ़ा था करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दें। वो फॉर्मूला क्या था जो स्टार्टिंगली हमने ड्राइव किया था, E m इंटू टाउ। ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q से भी डिनोट कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो E से भी डिनोट कर ले कोई। सो एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू लगा दें, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। स्मॉल ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमको मिलेगा एन ई स्क्वायर ए बाय एम इंटू ई कैपिटल ई टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में ब्रेक करें तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, जहां पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था E इज इक्वल्स टू V बाय एल। E इज इक्वल्स टू V बाय एल, यहाँ फॉर्मूला लगा दें क्योंकि हमें ये पोटेंशियल बनाना है। E स्क्वायर अपॉन m इंटू V बाय एल इंटू टाउ। अगर यहाँ से V अपॉन आई का रेशियो निकालें तो करंट को इधर ले आए और बाकी कांस्टेंट को उधर पहुंचा दें, तो इट बिकम एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इज इक्वल्स टू, इधर रह गया हमारे पास V बाई आई। तो V बाई आई हमारे पास ये वैल्यू देख रहा है। लेट मी चेक कि ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है या नहीं है। सो इट हैज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अ कांस्टेंट एंड इफ वी कांस्टेंट आर लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को कांस्टेंट रखें, n चार्ज डेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, एरिया ऑफ कंडक्टर वो भी कांस्टेंट रखा, और टाउ मतलब टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होने वाली है। सो दैट मीन एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ को अगर हम यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, सो दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, so V upon I is equals to constant which is Ohm's law।
अब इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस किया है, तो इट गिव अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो अनदर फॉर्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस का मिल गया, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये वही फॉर्मूला है जिससे हमारे फैक्टर इफेक्टिंग मिले थे। तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये रेजिस्टेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि यूनिवर्सल है, हर मटेरियल में सेम होगा, तो इस पर डिपेंड नहीं करा। रेजिस्टेंस डिपेंड करा फर्स्टली लेंथ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंडली एरिया पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मींस नेचर पर, तो हर एक नेचर की चार्ज डेंसिटी अलग होगी। किसी नेचर में एटम्स का चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, सब पर अलग है, तो इसीलिए एन का मतलब यहाँ पर है नेचर, नेचर पर डिपेंड करा। एंड थर्ड tau mean relaxation time, and relaxation time depend on temperature. So it has 4 factors: length, area, nature एंड टेम्परेचर। बाकी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो मटेरियल वाइज या पूरे यूनिवर्स में किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो तो ऑलवेज फिक्स्ड है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले से सिर्फ हमको 4 ही फैक्टर्स देखने को मिले। अगर रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स पे बात करें थोड़ा, तो बिकॉज रेजिस्टिविटी भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया था। Resistivity is the resistance of material whose length is 1 मीटर, area is 1 मीटर स्क्वायर। इसलिए resistivity भी आपको लगेगा जैसे कि शायद ये 4 फैक्टर पे ही डिपेंड करेगा, लाइक जैसे रेजिस्टेंस कर रहा था। बट बिकॉज इन रेजिस्टिविटी लेंथ इज 1 मीटर फिक्स्ड, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर फिक्स्ड, तो इट should not depend on length and area, it always depend on two factors, only two factors. फर्स्ट नेचर, लेंथ एंड एरिया यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है 1, और सेकंड ये ओनली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तो ये सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड टेम्परेचर। फॉर्मूला अगर हम वहीं से लगाएं तो रो का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, रो इज इक्वल्स टू आर का फॉर्मूला हमें मिला था एम एल ओवर, ये फॉर्मूला था आर ए बाई एल, तो आर की वैल्यू लगा दें तो यहाँ मिल जाएगा एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, इनटू में यहाँ पे एल रखेंगे और एल रखेंगे। अभी चेक करें तो ए और एल तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से एल टू एल कैंसिल, ए टू ए कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का ओनली हमारे पास फॉर्मूला बचेगा एम ओवर एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो रेजिस्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला बचेगा एम ओवर एन ई स्क्वायर इंटू टाउ।